जैसे मैंने विलाय के बारे में बताया था, मुझे एक और छोटी सी बात याद आ गई, बट पहले मैं विलाय बता दूं, क्योंकि ये आज चैप्टर हमने एंड कर देना, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है। ये रहा आपका कोलोन, बस इस पे आती हूँ, बट पहले उस बच्चे का विलाय वाला क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं। ये था आपका एक विलस, विलाय करोड़ों होते हैं, विलस एक होता है। सबको बोर्ड नजर आ रहा है? देखो आप लोग ना छोटे बच्चे नहीं हो, अगर आपके आगे कोई लंबू बैठा है तो आप खुद अपनी सीट उठ के इधर उधर देखो, ये भी सीट खाली है, कोई बैठा हुआ है? अच्छा अच्छा, तो जो आगे आगे बैठ सकते हो, जो गर्ल अभी अभी आई है वो भी आगे बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आप, मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब ये इतनी खेचल आपको खुद करनी पड़ेगी। आप देखो आपको स्क्रीन ठीक से नजर आ रहा है कि नहीं। ये एक विलस है, विलस में दो कैविटीज आपको मिलेंगे, एक जाएगा ब्लड के पास, एक जाएगा लिम्फ के पास। लिम्फ के पास सिर्फ फैट्स जाता है, बाकी जो कुछ भी आपने खाया, विटामिन मिनरल्स, पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वो सब इधर जाएगा ब्लड की तरफ। इसका मतलब ब्लड भी एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है और लिम्फ भी एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ये थर्ड चैप्टर में करेंगे डिटेल में। फिलहाल एक एक विलस ने ये काम करना है। विलस ने क्या अब्सॉर्ब नहीं करना? सेलुलोज। विलस ने क्या अब्सॉर्ब नहीं करना? वो सॉल्ट्स जो आपने दवाई के तौर पे खाए। फॉर एग्जांपल, आपके बॉडी में कहीं दर्द हो रही थी और उसके बाद डॉक्टर ने बोला कॉम्बीफ्लेम खा लो, आपने कॉम्बीफ्लेम खाया तो उस कॉम्बीफ्लेम ने ठीक कर दिया आपको, सॉल्ट्स ने द एरिया ऑफ टारगेट पे कि यहाँ पे पेन है, इसको ठीक कर दिया। अब सॉल्ट्स का क्या करना है? सॉल्ट्स का क्या करना है? सॉल्ट्स या तो अगर ब्लड में एंटर करेगा, ब्लड वैसे उसे लेगा नहीं, वो कोशिश करेगा कि इसको पॉटी में फेंको, लेकिन अगर वो सॉल्ट्स इतने छोटे छोटे हो चुके हैं कि विलाय के ट्यूब के अंदर एंटर कर गए तो वो ब्लड में जाएगा और ब्लड ने सबसे पहले उसे किडनी को पड़ा देना, ये पकड़ो भाई कि ये सिर दर्द हो रहा था, सॉल्ट्स अब ये पड़े हैं, वेस्ट सॉल्ट्स, इसके यूरिन में फेंको। जो पर्सन, अगर आपके घर में किसी पर्सन की दवाई चल रही है तो उसका वॉशरूम और आपका वाला वॉशरूम सेम नहीं होना चाहिए। अगर कोई दवाइयों पर है, मतलब बड़ी देर से लॉन्ग टर्म क्रोनिक डिजीज पर अगर कोई चल रहा है तो, क्रोनिक डिजीज पता है ना कौन सी होती है? जो लंबी चलती है। एक्यूट होती हैं जो छोटे टाइम, एक दो हफ्ते की बीमारियां। जो लंबे टाइम से बीमारियां चल रही है और उसकी दवाइयां चल रही है, तो जैसे कोई दादाजी हैं घर में, कोई बुजुर्ग है जिनकी दवाइयां चल रही है, तो उनका वॉशरूम और आपका वॉशरूम सेम नहीं होना चाहिए। और अगर बाई चांस ऐसा घर है कि एक ही है, तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो वॉशरूम जाके आते हैं तो वो प्रॉपरली क्लीन और सैनिटाइज होना चाहिए अगले पर्सन को यूज करने के, चाहे घर में कोई बच्चा है या कुछ भी है। क्योंकि जितने भी ये सॉल्ट्स होते हैं ना, ये यूरिन के थ्रू बाहर आ जाते हैं और बहुत इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं उन पर्सन के लिए जो उसे बाद में यूज कर रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स। आप लोग जब बाहर ये ढाबे होटल्स वगैरह होते हैं, यहाँ फीमेल्स के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत क्यों आती है? मेल्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो सिर्फ पेनिस के थ्रू यूरिनेशन करेंगे और जो उनका एनस है वो डिफिकेशन करेगा, दैट मींस एक्सक्रीटा पास आउट। फीमेल के तीन ओपनिंग्स होते हैं, एक यूरिथ्रा जो आ रहा है ब्लैडर से, एक वेजाइना जो आ रहा है यूट्रस से, और एक एनस जो आ रहा है इंटेस्टीन से। तो ये तीन ओपनिंग्स एक ही जगह हैं। इनमें सबसे ज्यादा खतरा है वेजाइना को, क्योंकि अगर ये फीमेल टॉयलेट यूज करती है जो किसी का है या गंदा है या ढाबे का है या होटल का है कहीं का, और वो साफ नहीं है, तो सारा इन्फेक्शन वेजाइना के आउटर वॉल्स में लग जाता है। तो ये सारा इन्फेक्शन यूट्रस में फिर डिस्चार्जेस और प्रॉब्लम कैंसर तक पहुंच जाता है। इसीलिए टॉयलेट्स को यूज करने से पहले देखो कि वो साफ है कि नहीं, और अगर वो अनहाइजीनिक है, वहां पे मस्कीटोज है, वहां पे इंसेक्ट्स हैं, तो आप स्किप करोगे आप यहाँ पे। या अदरवाइज आप देखो होटल्स में जब आप चेक इन करते हो तो सबसे पहले आप ये नहीं कि बेड बिस्तरे आप बहुत गद्दा नरम है, वाईफाई चल रहा है, इसको छोड़ो, पहले आप वॉशरूम चेक करो। आप वॉशरूम चेक करो जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जहां से आपने बीमारी उठानी है। बाकी तो आप यूजुअली अपने चादर तो तौलिए तो कई बार खुद भी ले आते हो कि ये बेड पे मैं अपना वाला बिछा लेता हूँ, पूरा मिस्टर बीन बने होते हो तब। तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि टॉयलेट्स पहले चेक करो आपकी वो साफ है कि नहीं, क्योंकि इन्हीं को आपने यूज करना है, यहीं से इन्फेक्शन आती है। और कुछ लोगों को तो इतनी हाइजीन की आदत होती है, वो जाते ही सबसे पहले फ्लश कर देते हैं, चाहे वो कितना भी साफ हो, यूज करने से पहले। ये जरूरी है फीमेल्स के लिए, क्योंकि इनका जो एरिया ऑफ एक्सपोजर है वो ज्यादा है। यूरिन करना है तो भी तीनों के तीनों ओपनिंग्स एक्सपोज हो जाते हैं, और अगर डिफिकेट करना है फीमेल ने तो भी तीनों ओपनिंग्स एक्सपोज हो जाते हैं। तो इन्फेक्शन का खतरा यहाँ पर ज्यादा होता है। तो इन सब चीजों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए दवाई वगैरह खा रहे हैं तो। अब ये जो आप लोग देख रहे हैं लास्ट पार्ट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो विटामिन वगैरह हम लोगों ने पढ़ना है ना, वो मैं पढ़ाऊंगी आपको हेल्थ में, क्योंकि वहीं पर उसके डिजीजेस होंगे, यहाँ जरूरत नहीं है उसकी। अब ये जो लार्ज इंटेस्टीन का असेंडिंग कलोन, ट्रांसवर्स कलोन और डिसेंडिंग कलोन आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये जो असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग आप देख रहे हो, यहां पर आपको एक चीज दिख रही होगी, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, आज कुछ नए टर्म्स आपको बताऊंगी। और ये अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन के उस गोले के साथ लगा हुआ है जिसे हम कहते हैं सीकम। सीकम, ठीक है जी। ये लास्ट पार्ट है आपके लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसमें अच्छी तरह से एक्सक्रीटा या पॉटी भर जाती है।
और यहां पर अब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है। गॉबलेट सेल्स पूरी लाइन में लगे हुए हैं, ये तैयार बैठे हैं पानी को अब्जॉर्ब करने के लिए। इस वक्त हम लोग एलिमेंट्री कनाल पढ़ रहे हैं, सिविल सर्विसेज का साइंस का फर्स्ट चैप्टर बायो का। आपको ये चैप्टर मिल जाएगा एनसीईआरटी 10वीं क्लास में, जो लाइव प्रोसेसेस पहला चैप्टर है, उसका पहला पार्ट है। तो आपने, मैंने पहले ही बोला है, 6 से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, आप 9th और 10th की एनसीईआरटी फिलहाल फॉलो करो, ठीक है जी। और क्लास नोट्स ये प्रॉपरली सुनो, क्योंकि कई सारे ऐसे यहां पर मैं टॉपिक्स बताऊंगी जो एनसीईआरटी में भी नहीं होंगे, इसलिए यहां पर ध्यान से सुनिए। अब ये जो अपेंडिक्स आप देख रहे हो, ये किसके साथ लगा है? लार्ज इंटेस्टाइन के शुरुआती हिस्से के साथ, इसे हम अपेंडिक्स बोलते हैं। आप में से 90 से 95% बच्चों के दिमाग में आकर ये वही है जिसे बीमारी होती है, बीमारी होती है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये है क्या, पहले इसका क्या काम था। ये जो अपेंडिक्स है, ये पहले ऐसा था, ठीक है ना, काफी बड़ा ऐसा, और इसके अंदर एंजाइम्स भरे रहते थे। पहले मतलब कितना पहले? अर्ली मैन के टाइम पे, अर्ली मैन, एप, उस टाइम पर ये अपेंडिक्स में एंजाइम्स होते थे जो इसे सब कुछ हजम करने में मदद कर देते थे। मतलब इस आदि मानव ने जो भी खाया है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते थे। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मींस इसने जो भी मांस मच्छी फाड़ फाड़ के खाया है, पत्ते, पेड़ पौधे, टहनियां, हर्ब्स, श्रब्स, फ्रूट्स, बेरीज, चेरीज, जो भी इसने खाए हैं, अरे भाई वो HCl के बस की बात थोड़ी है डिजेस्ट करने की। तो कच्चा खाने के वजह से ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज करता था, जो कि इंटेस्टीन में होता था, और यहां तक जब तक फूड पहुंच जाता था कच्चा सा, तो उसे पॉटी बनाकर ठीक से फेंकने का काम इसी अपेंडिक्स का था। तो अपेंडिक्स ऐसे एंजाइम्स पूरे एलिमेंट्री कनाल में भर के रखता था, जो अर्ली मैन को कच्चा और रॉ खाने में उस वक्त तो फायर की डिस्कवरी थी नहीं, तो ये ऐसे ही बस शिकार करता था, फाड़ के जानवरों की तरह खा जाता था। अब फिर आया आपका पैलियोलिथिक ईरा। पैलियोलिथिक ईरा आप लोगों ने शायद हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मुझे, हमने तो पढ़ा है, आपने कहां पढ़ा है मुझे नहीं पता। आप लोगों ने पैलियोलिथिक एज पढ़ा है, द स्टोन एज पढ़ा है ना। तो जब स्टोन एज की डिस्कवरी, जब हथियार वगैरह बने, उस वक्त मैन को नहीं पता था कि अगर ये स्टोन्स आपस में टकराते हैं तो स्पार्किंग होती है। लेकिन ये जो डिस्कवरी है बाई चांस हुई, पत्थर पत्थर टकरा होगा और फायर या स्पार्क निकला होगा, और मैन ने सोचा ये क्या है। जब डिस्कवरी ऑफ फायर हुई, तो वन डे अ पीस ऑफ मीट बाई चांस फेल इनटू फायर. When man picked it up and he ate it, he found that the piece of meat was quite soft and crunchy. So he got this, that fire can be used to cook food. And that is why the food, which was quite raw and very difficult to masticate, what he did is he made it softer and he got it कि now I will cook the food and it will become soft. अगर फूड सॉफ्ट हो गया है तो अपेंडिक्स के ऊपर जो बोझ था कच्चे मांस को हजम करने का, वो कम हो गया। जैसे ही वो कम हुआ तो अपेंडिक्स ने अपना काम धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट कर दिया। वो धीरे धीरे छोटा होता गया और कई हजार साल और छोटा और छोटा और छोटा। और इस वक्त ये जो लेटेस्ट होमोसेपियंस बैठे हुए, लेटेस्ट यही है ना, ह्यूमन बीइंग इस वक्त लेटेस्ट। पहले तो ऐसा नहीं था, ऐसा था ऐसा था ऐसा झुक के चलता था, ऐसा था, धीरे धीरे इरेक्ट हो गया। फिर वो होमो क्रो-मैग्नॉन मैन, निएंडरथल, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, कमर सीधी लेकिन गर्दन ऐसी, फिर गर्दन भी सीधी, ये रहा होमोसेपियंस। अब इसके बाद देखो कौन सी वैरायटी आती है। तो ये जो आपका जो मॉडल है आईफोन वाला ह्यूमन फोन, ये जिस तरह आप लोग हुए पड़े हो लेटेस्ट, वो ये है। इस मॉडल में अपेंडिक्स ना के बराबर है, एक छोटी सी फिंगर जितना यहाँ पे बस ऐसे ये लटक रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है। बच्चों का क्वेश्चन होता है फिर इसमें बीमारी क्यों होती है। यहां से गुजरते हुए एक्सक्रीटा के पार्टिकल्स, यहां से गुजरते हुए कभी कभी किसी में भी, छोटा बच्चा या बूढ़ा, किसी में भी उसके कभी कभी गुजरते हुए टुकड़े यहाँ बाई चांस गिर जाते, सब में नहीं होता। अगर ये टुकड़े इसमें गिर गए तो अंदर पड़े रहते हैं और ऊपर को धकेले नहीं जाते, वो अंदर ही पड़े रह गए, वो वहां पे डिकम्पोज हो जाते हैं, उसमें पस भर जाता है, और पस भरते ही पूरे के पूरे अपेंडिक्स में स्वेलिंग आ जाती है। और बायोलॉजी में या साइंसेज में जब किसी चीज में स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन आ जाता है तो उसके एंड में आइटिस लग जाता है। तो अपेंडिक्स की बीमारी अपेंडिक्स नहीं, अपेंडिसाइटिस है। अपेंडिसाइटिस, एक सिंगल आई यहां पे। तो अपेंडिसाइटिस क्या है? अपेंडिसाइटिस मींस द इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। ठीक है जी। तो अब मुझे लगता है अब सबको समझ में आ गया होगा कि डर्मेटाइटिस क्या है, गैस्ट्राइटिस, ठीक है, जिंजीवाइटिस गम्स का, कंजंक्टिवाइटिस आंख, न्यूराइटिस ब्रेन, और हेपेटाइटिस लिवर। तो अब पता चला हेपेटाइटिस में आइटिस का मतलब स्वेलिंग होता है। कुछ पूछना है? कुछ पूछना है?
हाँ जी, ये न्यू गर्ल है पीछे जो बैठी हुई है, ठीक हो आप? न्यू हो? पीछे क्यों बैठे हो? कहां से हो आप? हिमाचल वाले आगे बैठो। हाँ जी, जो छोटे छोटे है ना वो थोड़ा आगे आ जाया करो, मुझे यही टेंशन रहती है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं। जो बाकी हमारे ऐसे नौजवान सब एकदम आगे आगे बैठे हैं। अच्छा, ये आगे और पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन चीज यही है कि आपको बोर्ड ठीक से नजर आए, आवाज तो मेरी आई जाएगी। इतना धाड़ने वाली आवाज बना ली है 26 सालों में, इसकी तो जरूरत ही नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी पीछे तक आई एम मेकिंग श्योर कि आपको सबको ठीक से। अब ये जज साहब और जो उनके पीछे वो जो ब्लू में बैठे हैं, इनकी तो शायद ये परमानेंट सीट है ना, है अमित शाह एंड मोदी, तुम्हारी ये सीट नहीं हिलती, मेरे को नहीं समझ आता, कभी भी कभी नहीं आगे आते आप, है ये तो वधिया दसते, मैं नहीं वधिया दसदी। चलो समझ आ गया सभी को? हाँ जी, तो ऐसे ऑर्गन्स जो आपकी बॉडी में पहले कहीं उसका यूज होता था भाई, अब नहीं है, और वो ऑर्गन्स जिनका पहले यूज था अब नहीं है लेकिन वो पड़े हुए हैं, ऐसे ऑर्गन्स को कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो आपकी बॉडी में वेस्टिजियल कौन है? ये अपेंडिक्स, ये अब इसका कोई यूज नहीं है, ये पड़ा हुआ है। तो बच्चे पूछते हैं कि मैम अगर ये पड़ा हुआ तो निकलवा दे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? हाँ निकलवा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन क्या ये आपको कोई दिक्कत दे रहा है? नहीं। तो आपने क्या सोचा आज संडे यार कुछ कर तो नहीं, काम कर तो अपेंडिक्स से निकलवा, ऐसे है? अगर आपको परेशानी है तो आप इसे निकलवाइए, और परेशानी ऐसे आ जाती है कि कभी कभी फीकल मैटर गिर जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसका काम नहीं है तो ये चला भी जाएगा तो भी हमारी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, ऐसे ऑर्गन्स जिनका पहले यूज था लेकिन अब नहीं है और वो पड़े हैं। इस तरह के और दूसरे ऑर्गन्स हैं, बॉडी हेयर। आपका बॉडी हेयर, आपके बॉडी के ऊपर जो हेयर है छोटा छोटा, अगर आपने निकलवा भी दिया ना तो आता तो है ना छोटा छोटा, उसका कोई फंक्शन है क्या? सर्दी से बचा रहा है आपको, इतना कम तो है वो, इतना कोर्स, तो बॉडी हेयर का कोई रोल नहीं है। लेकिन आप लोग में से जिनके दिमाग में ये आ रहा है कि बॉडी पे तो और भी बहुत हेयर है, मैम ने उसकी तो बात ही नहीं की। आपकी बॉडी के हेयर, सिर के बाल आपको सर्दी और गर्मी से बचाता है। गंजे आदमी को ज्यादा ठंड लगती है सिर पे और ज्यादा गर्मी भी लगती है। फिर आ जाता है आपके आईब्रोज, आईब्रोज आपको बचाते हैं माथे के पसीने से जो आंखों में ना पड़े। अगर आंखों में स्वेट पड़ जाता है तो आंखों के लिए जहर है, ठीक है? इसीलिए बॉडी का एक तरीका है कि ये आईब्रोज के जैसे यहां से पसीना आकर यहां से टपक जाएगा और यहां से आते हुए, यहां से आते हुए, यहां से और यहां से आते हुए ऐसे। तो आईब्रोज ये शेड का काम करते हैं, आंखों को बचाता है पसीने से, ठीक है? फिर आ गया आपके नाक के बाल, नाक के अंदर के जो बाल हैं, बाकी बच्चे वेट कर रहे हैं कि मैम और भी बताने वाले, ध्यान से। नाक के जो बाल हैं, नाक के बाल मॉइस्ट होते हैं, इसमें म्यूकस चिपका रहता है। जब आप सांस लेते हो तो ये हवा में बड़ी गंदगी है, वो सारे यहाँ से वो यहीं पे चिपक जाते हैं टार्जन की तरह, और वो यहाँ लटकने लग जाते हैं। एकदम साफ हवा अंदर चली गई। नाक में जो डस्ट पार्टिकल्स है उन्हें आप फ्री टाइम पे बैठ के आराम से निकाल लेते हो, ठीक है? ये क्लियर है सभी को? तो ये नाक के बालों का फंक्शन है। फिर आ जाता है आपकी मूछे और दाढ़ी, ये मैस्कुलिनिटी की निशानी है, ये टेस्टोस्टेरोन के असर में है। ये मेल फीमेल को डायमॉर्फिज्म, मतलब उनको सेपरेट करता है फीमेल से। फिर आ जाते हैं आपके आर्मपिट्स का हेयर। आर्मपिट्स का हेयर जो है ये है आपका हेयर फोल्ड, यहाँ पर स्किन फोल्ड होती है और यहाँ पर जो पसीना आता है वो होता है नमक वाला। नमक वाला पानी आपके फोल्डेड नरम स्किन को गला सकता है क्योंकि फोल्डेड है, इसीलिए यहाँ पर हेयर है, ताकि हेयर के जो फॉलिकल्स हैं वो इस यहाँ की स्किन को हार्ड रखें। और अगर आप इस हेयर को रिमूव करते हैं, करना भी चाहिए, तो नीचे के फॉलिकल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है, तो उनके वजह से यहाँ की स्किन हार्ड होती है, जिससे कि पसीना आप लोगों के ये बाजू को की स्किन को गला नहीं सकता, खराब नहीं कर सकता। फिर आ जाता है आपके चेस्ट हेयर जो कि वेस्टिजियल है, इसका कोई लेना देना नहीं है। और फिर आ जाता है आपका प्यूबिक हेयर, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वो भी वो एरिया है जहां पर स्वेटिंग के चांसेस होते हैं, और ये प्रोटेक्शन के लिए। कपड़े पहनना आपने अब शुरू किया, अर्ली मैन के बॉडी पर बाल जब कम हो गए तो ये 2-3 जगह पे इसीलिए थे क्योंकि इनका यूज था, ये इनके बॉडी को कवर रखता है। कोई भी जानवर अभी सोचो आप, अभी कोई भी, और उसके प्राइवेट पार्ट्स पे आसपास फर या बाल जरूर होते हैं। तो क्योंकि ह्यूमन बीइंग भी एक एनिमल ही रहा है, अब भी है, तो उसके बॉडी पर भी ये जो हेयर है ये अभी इसने अपना फंक्शन छोड़ा नहीं, क्योंकि वहां की स्किन, वहां का एरिया स्वेट प्रोन है, जहां पर स्वेटिंग हो सकती है और स्किन खराब हो सकती है। तो वहां हेयर फॉलिकल्स इसीलिए ताकि फॉलिकल्स यहाँ की स्किन को हार्ड रख सके, ठीक है? ठीक है ना? अब आप खिड़कियों वाला तो कुछ पहन नहीं सकते कि हवा लगती रहे। समझ आ गई सभी को? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम अगर अब दोबारा से अगर किसी पर्सन को
या ह्यूमन बींग्स अगर दोबारा जंगलों में ऐसे ही बिना कपड़ों के चले जाए तो क्या उनकी बॉडी में अपेंडिक्स फिर से काम करेगा? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि एवोल्यूशन हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। आपकी बॉडी में कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन पीछे को कोई भी चीज दोबारा नहीं बनेगी। जो खत्म हो गया फिर वो खत्म हो गया। इसके अलावा वेस्टिजियल है आप लोगों के मैमरी ग्लैंड्स। इससे पहले कि फीमेल्स ऑफेंड हो जाए, नो मैम, मैमरी ग्लैंड्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस मिल्क। तो मैं मर्दों की बात कर रही थी, ठीक है? मर्दों में मैमरी ग्लैंड्स होते हैं ना? होते कि नहीं? नहीं होते? क्या बात कर रहे हो आप? 12 में बताती हूँ। आपके मैमरी ग्लैंड्स हैं, लेकिन वेस्टिजियल है। ये है करेक्ट आंसर। अच्छा, कल देखना आप है कि नहीं? अच्छा, मैमरी ग्लैंड्स, क्या तुम लोग भी छोटे छोटे बच्चे जैसे, ये तो नहीं आपकी, ये इसकी बात कर रही हूं। समझ गए? ये वेस्टिजियल है, काम छोड़ चुके हैं। तो बच्चे पूछते काम छोड़ चुके मतलब पहले इसका काम था? हाँ था। इसमें भी मिल्क प्रोडक्शन होती थी अर्ली मैन में भाई। हाँ जी, वो फिर धीरे धीरे काम हो गया खत्म, उसका नेचर ने उस चीज को खत्म कर दिया। अगर आज की डेट में किसी भी पर्सन के मतलब मेल में अगर ये चीज डेवलप हो जाती है तो इस बीमारी को गायनिकोमास्टिया बोलते हैं। और ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज भी है, सर्जरी करानी पड़ती है। ये सर्जरी का नाम मस्टेक्टमी। साइंस में टॉमी वर्ड कहीं पर भी आ जाए, इसका मतलब होता है सर्जरी, सर्जिकल रिमूवल। और आपने जो टॉमी सुन रखी है, मैं बताती हूं, आपने सुन रखी है 10th क्लास में वेसेक्टमी, नसबंदी। याद आई कि नहीं? इतने भोले वाले बन के बैठे हैं, मैं कुछ नहीं पता मैम, हम बहुत सीधे। वेसेक्टमी ट्यूबेक्टमी पढ़ी है? तो फिर बताइए, अगर किसी पर्सन को अपेंडिसाइटिस हो जाएगा तो उसकी सर्जरी क्या होगी? अपेंडेक्टमी। तो अगर कोई बोलता है कि मुझे अपेंडिक्स है, तो अपेंडिक्स तो सबके पास है, अपेंडिक्स नहीं है उसे अपेंडिसाइटिस है, और सर्जरी होगी अपेंडेक्टमी। ठीक है? ऑनलाइन वालों ने कुछ पूछना है? जन्माष्टमी पर 24 घंटे कुछ खाना नहीं होता। अच्छा अच्छा, तो क्या हो गया? करवा चौथ पर भी नहीं खाना होता? मत खाओ, कुछ नहीं होता तुम्हें, कुछ नहीं होता, बहुत कुछ खा रखा है आपने। ठीक है, 24 घंटे में जिस नैन्सी आपका क्वेश्चन का आंसर दे रही, तो ऐसा कुछ नहीं है। करवा चौथ पे भी कुछ नहीं होता। पहली बार मैंने करवा चौथ रखा था, मुझे पता नहीं था। अभी हम लोग सरदार फैमिली में करवा चौथ रखते नहीं है, अड़ोस पड़ोस को देख के सबने कहा रख लो, तो मैंने भी रख लिया फिर। और बस फिर वो कहते सुबह खाओ, तो मैंने जितना खाया गया खाया। फिर सारा दिन जो भूख लगी, और सारा दिन मेरे जो सिबलिंग्स थे वो कुछ ना कुछ खा रहे हैं। तो मैंने बोला देखो आज जो कुछ भी तुम मंगाओगे उधर परात में रख दो, मैं शाम को खाऊंगी। तो उन्होंने कचौड़ियां मंगाई, मैंने कहा मेरी कचौड़ी रखो यहाँ। फिर वो कुछ और चना भटूरा, मैं कहा मेरा भी भटूरा रखो। ऐसे करते करते परात के ऊपर पूरा पहाड़ बन गया जिन्होंने जो कुछ भी खाया। रात हुई, अब वो पहला था तो जितनी को अक्ल थी मुझे 24-25 साल में, तो मैंने बोला अब तो मैं खाऊंगी। अब पेट का तो किशमिश बन गया था, सारा दिन भूखे। अब जब जैसे ही रात हुई तो मैं ऐसे भाग रही थी, जानते रहे, और वो फटाफट वो रीति रिवाज करके, मेरे हस्बैंड हंस रहे, मेरे क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो, क्यों इतना परेशान, भूख लगी खा के परा हो जाओ। मैं नहीं, मैं तो व्रत रखा है, करो जो मर्जी। उसके बाद जो मैंने ठूस ठूस के खाया, आप बिलीव करोगे विद इन 5 मिनट सारा बाहर आ गया, रिगर्जिटेशन। इतना बॉडी ने मिसबिहेव किया कि खा भी तो इस तरह से लिया ना कि जो भी सारा खा लो, भूख लगी। ऐसे नहीं करना चाहिए। जबकि अगर आपने बहुत देर तक फास्टिंग की है तो अब आपने थोड़ा खाना है, क्योंकि आपके पेट ने सारा दिन आपके साथ कोऑपरेट किया है और वो श्रिंक हो गया काफी हद तक, क्योंकि आज आपने कुछ नहीं खाया। तो शाम को उसको ऐसे फाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी, ये भी बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है। वो कहता खा दो अभी, मैं उल्टी करके सारा बाहर, और फिर उस रात फिर फाइनली मैं भूखी ही सोई। तो इसीलिए ये इन चीजों का आपने ध्यान रखना कि इफ यू आर फास्टिंग, और जो भी आपका जो फेस्टिवल है या जो आपका रिलीजियस जो भी आपका रीति रिवाज है, उसको इस तरह से ध्यान रखो कि अगर आप फास्टिंग करते हो तो प्लीज उसके बाद या उससे पहले आपने किसी भी तरह से बॉडी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है। पहले का मतलब कि इतना खा लो क्योंकि कल भूखे रहना है, नहीं, दिस इज नॉट सेफ। ठीक है, क्लियर है? यहां तक ये सारा पेज समझ में आ गया? इस पेज पे कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो, नहीं तो फिर आज हम रेस्पिरेशन की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। एक वर्ड मैं स्किप कर गई थी, आपको याद है जब मैंने जिस दिन मेरा पहला दिन था आपके पास, तो मैंने एमीबा से बात स्टार्ट की थी और आपको बोला था कि एमीबा यूनिसेलुलर है। यूनि का मतलब है एक सेल। अब जो है ही फिटे मुंह एक सेल का, तो उसकी तो कोई बॉडी का कोई सिस्टम ही नहीं होगा,
उसके बॉडी में मैस्टिकेशन नहीं है, उसका स्टमक नहीं है, उसका नोज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे एक सेल वाले जब खाना खाते हैं तो वो 5 अलग अलग स्टेप्स में, ये हम पर भी अप्लाई होता है, ये 5 स्टेप। आप खाना कैसे खाते हो? सबसे पहले आप क्या करते हो? खाने को अंदर लेते हो, इंजेशन। उसके बाद क्या करते हो? वो पेट में पहुंच गया, अब क्या होगा? डाइजेशन। उसके बाद क्या होगा? काम की चीजें अब्सॉर्ब होंगी, अब्सॉर्प्शन। उसके बाद 4th स्टेप क्या होगा? सारी काम की चीजों को अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जाएगा, जैसे विटामिन सी को ब्लड में, दांतों की तरफ विटामिन डी को हड्डियों में, ठीक है, नेल्स में। तो एसिमिलेशन होता है, जिसका जो जो सामान है उस तक पहुंचाइए, ब्लड करता है काम। और फाइनली जो वेस्ट रह जाता है उसे हम कहते हैं ईजेशन। अमीबा में भी ये 5 स्टेप इसी तरह से होता है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि अमीबा के पास पेट नहीं है, ठीक है। अमीबा क्या करता है? अपने सूडोपोडिया, इसके थ्रू ये जो फूड पार्टिकल है ये, ठीक है, इस फूड पार्टिकल को अपने फूड वैक्यूल के अंदर इंजेस्ट कर लेता है। तो ये रहा स्टेप नंबर 1। इंजेस्ट करने के बाद ये क्या करता है? इसकी डाइजेशन, मतलब कि सारे पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ये है स्टेप नंबर 2। उसके बाद उन टुकड़ों को में टूटने के बाद काम की चीजें अब्सॉर्ब होकर अमीबा को अलग अलग जगह पे मिल जाती है, इसे कहते हैं एसिमिलेशन। मतलब ये आ गया आपका डाइजेशन, ये अब्सॉर्प्शन, अब्सॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, और उसके बाद जो है ये थोड़ा सा वेस्ट बचा हुआ है, इस वेस्ट को बाहर फेंक दिया जाता है, स्टेप 5 ईजेशन। इस सारे स्टेप को करने के लिए अमीबा के पास पेट तो है नहीं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो पेट का काम करेगी, उसे कहते हैं फूड वैक्यूल। प्यारे बच्चों, जो लाइन, जो वर्ड मैं बोल रही हूं वो सब एक एक क्वेश्चन है, तो आपने मेरी किसी भी बात को मिस नहीं करना है, क्योंकि अभी मैंने ये देखो फूड वैक्यूल बोला, तो इसका मतलब ये भी क्वेश्चन है कि अमीबा इंजेस्ट इट्स फूड इनटू द फूड वैक्यूल, ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन है। आप लोग यहां पर मेरे लेक्चर में अगर मैं 150 लाइंस बोल दी हैं तो समझ लो 150 क्वेश्चंस आपकी जेब में है, ठीक है जी। जो रेलिवेंट चीजें वही पढ़ा रही हूं, मुझे पता है आप पर बहुत सारी किताबों का बोझ है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना है, मैं अपनी तरफ से जान लगा रही हूं 2 बातों पे। एक, जो कुछ भी हो यही लर्न हो जाए, घर जाकर रिवाइज करोगे तो आपके मुंह पे वैसे ही स्माइल आ जाएगी, ये सोचकर कि आपको आता है, ठीक है जी। वर्कशीट्स मिलेंगी आपको वीकेंड पे। और दूसरी बात जो आपने याद रखनी वो ये कि मैम जो करा रहे हैं वो ऑलरेडी फिल्टर करके करा रहे हैं, अगर आप इसमें भी काटा माटा करोगे तो आपके पास बचेगा कुछ नहीं। मैं ऑलरेडी आपको वही चीज करा रही हूं जिसके आने के चांसेस 99.9%। जो चीजें जरूरी नहीं है वो मैं वैसे भी डिस्कस नहीं कर रही हूं, चाहे वो आपको अपने बुकलेट्स में भी मिलेगा, पीडीएफ में भी मिलेगा, लेकिन ये रेलिवेंट और बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आते हैं, पीवाईक्यूज में आते हैं, तो इसीलिए इन पर गौर करो कि मैंने क्या बोला, ठीक है जी। अभी पिछले पेज में कितने सारे टर्म्स थे, मास्टेक्टमी, गायनिकोमास्टिया, आपका ये था अपेंडिसाइटिस, आइटिस से खत्म होने वाले शब्द, इन्फ्लेमेशन होते, शब्दों को तोड़ना सीखो, वहीं पे लर्न हो जाएगा। आधे से ज्यादा तो टॉपिक्स आपको वैसे ही लर्न हो जाने हैं, ठीक है। जसकी रत्न, बताओ गैस्ट्राइटिस क्या है? गैस्ट्राइटिस, आप शुरू से बैठो ना इस बैच में, बताओ फिर, बीच में बोलने वाले को जाना पड़ेगा। स्टमक में कुछ मतलब कुछ होता है, क्या होता है स्टमक में? कुछ थोड़ी बताना है आपने, मैंने थोड़ी कुछ बताया था। आइटिस मींस इन्फ्लेमेशन। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो आप? इन्फ्लेशन कहां से? अब इकोनॉमिक्स वाले हो ना। इन्फ्लेशन क्या होता है, चलो बताओ फिर। हाँ, किसी चीज का, हाँ हाँ हाँ, की आवाज बड़ी साफ है। न्यूज पढ़ते हो आप? क्या कमाल की आवाज है, थैंक यू बोलो, मैं तारीफ कर रही हूँ। अच्छा, बड़ी अच्छी आवाज है आपकी, आवाज बहुत अच्छी। तो कभी हमारी भी होती थी बड़ी अच्छी आवाज, कुछ पढ़ा के खराब हो गया, कुछ लड़ के पति से पति। हाँ जी, तो यहां तक क्लियर है सभी को? कुछ पूछना है बेटा? इन्फ्लामेशन मतलब सोजिश, स्वेलिंग, ठीक है, स्वेलिंग भी कह सकते हैं, इन्फ्लामेशन भी, और सारे वर्ड्स जो आइटिस से खत्म होंगे वो स्वेलिंग है। डर्मेटाइटिस हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया, तो कोई बच्चा बता सकता है यूरिथराइटिस कहां है? वो यूरिथ्रा, वर्ड में तो ढूंढ दिया आपने कि यूरिथ्रा की यूरिथराइटिस होगी, क्या होता है यूरिथ्रा? आप बता सकते हो? आप बताओ किसकी ओपनिंग? हाँ जी, यूरिथ्रा पेनिस के अंदर की पूरी जो इतनी पतली सी ट्यूब है जो कहां से आ रही है? ब्लैडर से। और फीमेल्स में भी यूरिथ्रा है, यूरिन को पास आउट करने वाली ओपनिंग। यूरिथ्रा इन मेल्स इज लॉन्गर एज कंपेयर्ड टू इन फीमेल्स बिकॉज द यूरिथ्रा हैज टू रन थ्रू द पेनिस ऑल ओवर, ठीक है, समझ में आई सभी को?
तो यूरिथ्राइटिस होता है यूरिथ्रा में स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, और ये भी मिर्चों की वजह से हो सकता है, बताया था उस दिन मैंने। ठीक है बेटा, आप लोग ये जब खाना वाना खाते हो आपको कुछ याद आता है लेक्चर का कि अब मैम ऐसे बोल रहे थे खा लो यार कुछ नहीं ऐसे? चलो अच्छी बात है, लर्न होनी चाहिए चीजें। 9th-10th में ये सब चीजें कर, उस वक्त कर लिया तो मेरी जरूरत ही नहीं थी आज आपको, ठीक है ना, बट उस वक्त तो फिर जुवेनाइल्स मसाई पास हुए मैम, आप कहा 9th-10th याद दिला रहे हो। चलो ठीक है जी, तो ये इतना बड़ा प्रोसेस है। अब मैं मुद्दे पे आती हूँ। इतनी बड़ी स्टोरी आपने इतने शांति से सुनी, इस पूरे प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फैगोसाइटोसिस, चलो वर्ड को तोड़ते हैं। फैगो ईट, साइटोसिस सेल, इसे सेल ईटिंग कहते हैं। अगर अमीबा खाना खा रहा है तो प्रोसेस का नाम है फैगोसाइटोसिस, और अगर अमीबा पानी पी रहा है, एनीबडी नोस? पुराने वालों, पिनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग कहते हैं इसे। पिनोसाइटोसिस, पीनो पीनो करके याद रह जाएगा आपको, पियो, ठीक है जी। तो पिनोसाइटोसिस इज सेल ड्रिंकिंग। ऑनलाइन में 45 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और पूछने वाले इतने कम। बाकी क्या कर रहे हैं? स्पाई कर रहे हैं बाकी। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, सूडोपोडिया इसका पैर है, ये पैर भी नहीं, ये देखो इस तरह से, ये ना इसकी अपनी शेप चेंज करता रहता है। तो जब ये खाना आ गया ना, तो ये ऐसे ऐसे करते हुए उस खाने को ऐसे घेर लेता है और ऐसे पकड़ लेता है अंदर। इसको फूड को अंदर खींचने को एनगल्फ करना कहते हैं। और सूडो का मतलब होता है फॉल्स, तू मेरा सूडो फ्रेंड है, और पोडिया का मतलब होता है पैर। अब इसको फॉल्स फीट क्यों कहा? क्योंकि ये तो चेंज हो गया, अब है अब नहीं है, अब है अब नहीं है, अब है अब नहीं है, हिलता रहता है। ठीक है जी, क्लियर है? तो सूडो का मतलब होता है फॉल्स, लेयर को नहीं कहते। सूडोपोडिया तो इसकी ये प्रोजेक्शन को कहते हैं, जो कभी भी शेप चेंज करके ऐसे। ठीक है, इस पेज में कोई सवाल है? नहीं तो हम रेस्पिरेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, अब्जॉर्ब किया फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4th स्टेप में। वो खाना नहीं है, ये वेस्ट है, ठीक है। ये देखो अब्जॉर्प्शन हो रही है, अब्जॉर्प्शन हो गई, 3rd स्टेप, साथ में ही 4th है, ये रहा 4th, एसिमिलेशन हो गई, ये कर दिया जी, बांट दिया। उसके बाद जो बच गया वो इजेस्ट हो गया, ये देखो इजेस्ट, ठीक है। नो डाउट मैम, मैम आप अच्छा देखो, इसीलिए डाउट नहीं पूछ रहे, अच्छा पढ़ा रहे हो तो डाउट नहीं पूछ रहे। सौम्या मारो मस्के, मारो मस्के, डाउट तो पूछने पड़ेंगे। चलो आपको समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, क्लियर है यहां तक सभी को आई गेस? तो आगे बढ़ते हैं। आज हम ब्रीदिंग की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स आपने डिस्कस कर लिया, काफी सारी जानकारी आपको मिल गई, लिवर पैनक्रियास का फंक्शन समझ में आ गया। लिवर में, चलो आपको सेव करते हैं। आपको याद है लिवर ने कल ग्लूकोज को कहा था कि मैं तुम्हें तभी रखूंगा अगर तुम 30 लोग एक साथ आओगे और ग्लाइकोजन बनाओगे। और जब ब्लड ने कहा कि इस बंदे ने फास्टिंग की हुई है, प्लीज इसका ग्लूकोज वापस करो, तो लिवर ने क्या किया? कहा कि ठीक है, मैं ग्लाइकोजन को दोबारा तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट करके तुम्हें वापस कर दूंगा। ये काम लिवर का था। तो लिवर स्टोर्स ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। आई रिपीट, लिवर स्टोर्स ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लूकोज को जब उसने ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया तो इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहा गया। लो जी, और वर्ड आ गए। सारे शब्द जो जेनेसिस से खत्म होंगे इसका मतलब फॉर्मेशन होता है। और जब उसने ग्लाइकोजन को तोड़ा, हु सेड दैट? ग्लूकोनियोजेनेसिस? नो नो no no wait see, this is glycogen, it is not fat. I'll tell you where you were wrong and where you were right. I'll tell you, wait. Glycogenolysis, this is only the breakdown of glycogen. ग्लूकोज बनाने वाले जो प्रोसेस है, प्लांट बनाता है ग्लाइकोलिसिस के फॉर्म में, याद है आपको? पायरुविक एसिड, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ये वो।
जब फैट्स जो है वो ग्लूकोज बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है जी। व्हेन अदर देन कार्बोहाइड्रेट, इफ समबडी एल्स इज फॉर्मिंग ग्लूकोज, तो अदर देन कार्बोहाइड्रेट कौन हुआ? फैट्स। तो इसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है जी, ये कंफ्यूजन दूर हुई। ये इसे यूजुअली ना कई बुक्स में इसको भी बोलते हैं, बट इट इज रॉन्ग। फैट्स अगर ग्लूकोज बनाए तो ग्लूकोनियोजेनेसिस है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेन आ गया, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन। ठीक है जी। इससे पूछूं क्वेश्चन, आप पुराने स्टूडेंट हो ना मेरे? नहीं, मैंने आपको देखा हुआ है लास्ट में, तो फिर पुराने ही हुए। लास्ट में आए थे। क्या नाम है आपका? उज्जवल। अच्छा उज्जवल जी, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। आप मुझे थर्म से शुरू होने वाले दो शब्द बताओ। थर्मोस्टेट, एक और थर्मोमीटर। ठीक है। थर्म का मतलब होता है हीट, हीट। ठीक है। अब हीट की मदद से अगर आप किसी चीज को तोड़ते हो तो प्रोसेस का नाम हो गया थर्मोलाइसिस, थर्मोलिसिस। अगर इलेक्ट्रिसिटी के मदद से टूटेगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या है? ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अगर कोई भी वर्ड जेनेसिस से खत्म होता है तो इसका मतलब लिपोजेनेसिस, फैट की फॉर्मेशन है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स की फॉर्मेशन है। ओवोजेनेसिस, ओवम की फॉर्मेशन है। ठीक है। डर्मेटोजेनेसिस, सेल, स्किन सेल्स की फॉर्मेशन है। न्यूरोजेनेसिस, न्यूरॉन्स की फॉर्मेशन। समझ आ गई? तो जेनेसिस से खत्म होने वाले शब्द, आइटिस से खत्म होने वाले शब्द, ओज से, एज से, अब तक ये सब समझ गए ना आप? एज वाले कौन से थे और ओज वाले कार्बोहाइड्रेट। आप मुझे बताओ कौन सा ओज है जो हम हजम नहीं कर सकते? आप बताओ बताओ। हाँ जी, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज हम नहीं डिजेस्ट कर सकते क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? सेल्यूलेज। ठीक है। पेज टर्न करके देख लो फटाफट, घर में रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता। आप लोग घर कितने बजे भागे थे कल, मुझे बताना जरा। मुझे पता चल गया तुम इवनिंग वाली क्लासेस नहीं लगाते। मुझे कहीं से आया, सूत्रों ने बताया मुझे। नहीं लगा रहे ना इवनिंग वाले क्लासेस? लगाते? क्लास में कम होते हैं ना बच्चे, कहाँ भाग जाते हो सभी? अच्छा, तो सच ही बोल रहे होंगे। 70%, 30% गायब। 70% गायब? तुमने इस जगह को माउथ समझ रखा है, बाकी सब पेट में घुस गए हैं? कमाल हो गई, 70% गायब। और उसके बाद कौन सा बैच होता है? पिछली बार पता क्या हुआ था? पिछली बार याद है आपको? पिछली बार पहले मेरा बैच होता था यार, सर्दियां, कड़ाके की सर्दियां, धुंध, और पहला मेरा बैच। उसमें को भाग भाग के, किधर है वो लड़का, क्या था, वासु, में वासु, वो बेचारा कैसे भागा भागा आता था हमेशा, 10 मिनट लेट, 5 मिनट लेट। और इतनी ठंड, कहते मैम आपके चक्कर में हम लोग सुबह सुबह भाग रहे हैं, तो अपना जो बैच है वो दोपहर को कर लो। तो मुझे लगा इस बार भी मेरी सुबह होगी, मौसम अच्छा है, मेरा इस बार आफ्टरनून में कर दिया। और फिर मुझे पता चलता है कि तुम लोग गायब हो जाते हो। दूसरे क्लासेस भी लगाओ भाई। कौन सी लगती है दोपहर को? ओके ओके, तो अभी हिस्ट्री इज नॉट बिगिनिंग राइट फ्रॉम। अच्छा अच्छा, ऐसे है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। मतलब कि वो ऑलरेडी रनिंग सिलेबस है और जिसमें तुम लोग आ गए हो, अब वो दोबारा जब रिपीट होगा तब अटेंड करोगे, है ना? बचा लिया उस बंदे ने सबको जो एब्सेंट होते हैं। हाँ जी, ये पेज भी क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग की तरफ। तो नए पेज पे डेट डालेंगे और हेडिंग देंगे। अब ह्यूमन पढ़ रहे हैं हम, तो ह्यूमन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। ऑनलाइन वाले वो बच्चे जो बिल्कुल चुप हैं और वो गुड आफ्टरनून बोलने के लिए भी उनकी उंगलियां नहीं टाइप हुई, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा अटेंटिव रहिए। अगर बैठे हो क्लास में तो पढ़िए, और अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो क्लास छोड़ देना, मगर इधर उधर सैर सपाटा मत करो, एक जगह पे बैठ के। ऑनलाइन वालों सीरियसली पढ़िए आप, चाहे आप मुझे नहीं भी दिख रहे हैं, मुझे पता है क्लास में काफी बच्चे बैठे हुए हैं, तो आप प्लीज सीरियसली पढ़िए। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में।
काफी बच्चों को बात सेम लगती है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कोई फर्क नहीं नजर आता, ऐसा लगता सेम ही है। इस वक्त जो आप लोग बैठे बैठे कर रहे हो ये ब्रीदिंग है। सिंपल इनहेलेशन, सिंपल एक्सहेलेशन। इनहेलेशन सांस अंदर लेना और एक्सहेलेशन। काफी कम बच्चों को यह बात याद रह जाती है कि इनहेलेशन ही इंस्पिरेशन भी है और एक्सहेलेशन ही एक्सपीरेशन है, एक ही बात है। ठीक है जी। सांस अंदर लेना, नॉस्ट्रिल्स चाहिए जी, माउथ वाला एरिया और आपका ट्रेकिया और लंग्स, ये आगे आपका पीछे वाला हिस्सा ईसोफेगस। अब पहले हमने ईसोफेगस को आगे तक ड्रॉ किया, ट्रेकिया बीच में छोड़ दिया। अब हम ट्रेकिया को आगे तक ड्रॉ करेंगे और ईसोफेगस को बीच में छोड़ देंगे। आपका ये वाला एरिया है, ये नॉस्ट्रिल वाला, ये सीधे भी तो 2 होल आगे लंग्स में जा सकते थे, लेकिन देखो नेचर ने आपको कितना सुंदर बनाया है कि जब बाहर की हवा बॉडी के 37 डिग्री के साथ बराबर गर्म होनी चाहिए, अब तो ही वो हमारे लिए सेफ है। ठंडी हवा नोज के लिए, जैसे आप लोग जो बच्चे एसी में सोते हैं, कूलर में सोते हैं, डायरेक्ट कूलर के सामने या डायरेक्ट एसी, तो आपने देखा होगा जब आपको बहुत गर्मी लग रही है आप एसी के फ्लो को अपनी तरफ कर देते हो। आधी रात के बाद या 1-2 घंटे के बाद आप कहते हो रूम भी ठंडा चाहिए, उसको ना सामने कर देते हो या उसका फैन स्पीड कम कर देते हो, क्योंकि आपके नॉस्ट्रिल्स ठंडी हवा ले लेके कंफर्टेबल नहीं है। और अगर आपको ठंडी हवा सीधी चाहिए तो आप यूजुअली इस जगह को ढक लेते हो किसी चादर से या पिल्लो से या हाथ से। इसका रीजन ये कि ये बॉडी खुद करवा रही है, क्योंकि इतने ठंडी हवा को आप ज्यादा देर तक इस एरिया में नहीं ले सकते और बॉडी को दिक्कत आती है कि वो पूरे इतने लो टेम्परेचर वाली हवा को इस पूरे बोन्स के साथ टकरा कर उसे कोसा कर दे या वार्म कर दे। समझ आ गई आपको सभी को? अब ये भी सुनने वाली बात है कि ये सिस्टम हमारा ऐसा, ये जो हवा जब सांस आप अंदर लेते हो, पहले आगे की सीधी दीवार, यहाँ पे ऐसी दीवार है, उसे टक्कर के फिर वो साइडों में ऐसे साइड को निकल जाती है, फिर वो इनर नोज पे आ जाती है, फिर यहां से नॉस्ट्रिल की तरफ करते करते जब तक लंग्स को ये हवा मिलती है काफी गर्म हो चुकी होती है। ठीक है जी। तो इसीलिए ये हमारा जो सिस्टम है नोज का, नेजल बोन्स का, जो हम स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे, तो ये बोन्स का कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है कि हवा को पहले अंदर ही घुमा लो और बॉडी के टेम्परेचर के बराबर कर दो। ठीक है जी। इसलिए सर्दियों में आपको मफलर और ये नोज कवर करने वाली चीजें क्यों चाहिए? क्योंकि आपको अपनी ही सांस को या अपने इस जगह को वार्म करना जरूरी है, अदरवाइज आपकी बॉडी इस ठंडी हवा से आपके पहले लंग्स को खराब कर देगी। ठीक है जी। क्योंकि ये हवा अकेली नहीं आती, मॉइस्चर के साथ मिट्टी भी लेकर आती है, तो ये धुंध वाली हवा ये इतनी सेफ नहीं होती, इसलिए ये जगह कवर्ड होती है। यहां तक क्लियर है? अब इनहेल करना, एक्सहेल करना, इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रीदिंग इज अ प्योरली फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग इज अ प्योरली फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, ओनली ऑर्गन्स इन्वॉल्व, बस। इसमें कोई अंदरूनी सेल्स का कोई लेना देना नहीं है। आपने सांस ली, मैम पढ़ रहे हैं, मैम हम सीरियसली पढ़ रहे हैं, वेरी नाइस शिमालिका, नैन्सी, वेरी नाइस, दैट्स नाइस। ठीक है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट शुड नेवर फील अनवांटेड। अगर यहां पर सारे डांट खा रहे हैं तो तुम्हें भी डांट खानी पड़ेगी, सो दैट यू आर हियर। ठीक है जी। चाहे आप अच्छा कर रहे हो तो भी। अब अटेंटिव रहेंगे, ओनली ऑर्गन्स इन्वॉल्व का मतलब समझो। अगर मैं आपको कहूं, अब किससे बात कर रहे हैं? न्यू स्टूडेंट हो? क्या नाम है? आज आए हो? कल भी थे? न्यू कहां से हो गए? जो 2 दिन पुराना है वो पुराना हो गया है। हाँ जी, जो आज आए उनको छोड़ो। गुरपिंदर, गुरपिंदर एक बात बताओ, आप सांस ले रहे हो, अभी ले रहे हो, तो कौन सी हवा गई अंदर आपके? हाँ जी, ऑक्सीजन गई, और बाकी की हवा वो नहीं गई? गई ना? आपके अंदर केवल ऑक्सीजन नहीं गया, हवा में जो गंदगी थी वो भी गई, मिट्टी गई, धूल गई, छोटे छोटे पार्टिकल्स गए, माइक्रोब्स गए, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम, आर्गन, जो हवा में इनर्ट गैसेस इस वक्त मिले जुले हैं, नाइट्रोजन जो 78% है, वो भी आपने सांसों के साथ अंदर ले लिया। बॉडी सिर्फ ऑक्सीजन को डिफ्यूज करेगी, बाकी सारे निकलो बाहर। तो जब आप सांस बाहर छोड़ोगे तब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वही गैसेस वापस आ जाएंगे जो फालतू अंदर चले गए थे सैर करने, ऑक्सीजन रह जाएगा। तो जब हम लोग इनहेल करते हैं तो सारे गैसेस अंदर चले जाते हैं,
हाई लेवल पे ऑक्सीजन बॉडी में रह जाता है और जो बाहर हवा आती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा होता है। तो इनहेल एक्सहेल, ये जो आपने सांस अंदर ली बाहर छोड़ी, ये देखो ये जो आप कर रहे हो ये है ब्रीदिंग। अब अंदर ली हुई सांस का फाइनली क्या बना, उसके साथ क्या सलूक किया गया, जो हवा अंदर पहुंची वो कहां पहुंचा, क्या बना उसका, वो आगे वाली स्टोरी को रेस्पिरेशन कहते हैं। तो आप पहले ब्रीदिंग इधर तक तो समझो, फिर आप ये समझो कि जब आप ब्रीद करते हो तो आपके सिस्टम में क्या क्या मौजूद है। ये नोज और नॉस्ट्रिल के साथ साथ ये रहा आपका ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया को मैंने स्मूथ इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि ट्रेकिया में आ गया जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार आपके एग्जाम में आपको नजर आएगा, इसलिए अटेंटिवली सुनना मैं क्या दिखा रही हूं आपको। ट्रेकिया के अंदर आपको यहां पे आपको सी शेप के रिंग्स दिखेंगे, इसको मैं किसी व्हाइट से दिखा देती हूँ। सी शेप, ये देखो ये सी शेप के रिंग्स फंसे हुए हैं, जैसे ब्रेसलेट्स नहीं होते जो एक साइड से थोड़े खुले हुए हों, किसी भी हाथ में आ जाते हैं वो, ये सी शेप के, पूरे बंद नहीं है ये, ठीक है जी। तो ये सी शेप के रिंग्स जो हैं ये ट्रेकिया में फंसे हुए हैं, ठीक है जी। अब ये जो सी शेप के रिंग्स ट्रेकिया के अंदर हैं, आपके लिए जानना जरूरी है कि ये रिंग्स काम कैसे करते हैं। जैसे कि सपोज आपका ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया आपका क्लोज्ड है, क्लोज ट्रेकिया, ठीक है। अब अगर ट्रेकिया बंद होगा तो आप सांस कैसे लोगे, तो ट्रेकिया का 24 घंटे खुले रहना जरूरी है। ईसोफेगस होता है बंद, आपने खाना खाया, ये खाना अंदर गया, ये खाना अंदर गया, ये खाना अंदर गया, मतलब कि जैसे जैसे आप खाना डालोगे वो ऐसे पिचका हुआ है उसके अंदर से निकल जाएगा, जैसे किसी ट्यूब में से आप कोई बंटा या कोई वो मार्बल निकाल देते हो, ठीक है, उसके अंदर से ऐसे निकलता हुआ चला गया। लेकिन वो तो जब आप खाओगे तभी उसमें से जाएगा, लेकिन ट्रेकिया को तो 24 घंटे रात जब आप सो रहे हो तब भी खुले रहना जरूरी है। इसीलिए आपके इस मटेरियल का, ये वाला मटेरियल, ये कान वाला जो मटेरियल है, इस मटेरियल का सी शेप रिंग आपके ट्रेकिया के अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी पर फंसा हुआ है, ताकि ये ट्रेकिया ऐसे कोलैप्स ना हो जाए, ये खुले रहे। जब आप क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे हो तो भी, जब आप विगरस ब्रीदिंग कर रहे हो तो भी। यहां जितने बच्चे बैठे हैं सब क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे हैं। क्वाइट ब्रीदिंग का मतलब है मुंह बंद है और धीरे धीरे सांस ले। ज्यादा से ज्यादा क्या मेहनत कर रहे हो आप, थोड़ी थोड़ी देर बाद हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर रहे, मेहनत तो नहीं कर रहे। लेकिन जब आप सीढ़ियां चढ़कर आए थे तब आप क्यों विगरस ब्रीदिंग हो रही थी, क्योंकि इतनी सीढ़ियां चढ़ने के बाद बॉडी ने एटीपी यूज कर लिया, बॉडी को नॉर्मलाइज होना था। बॉडी ने कहा कि ये नाक के जो छेद है बहुत छोटे छोटे हैं, इसको अपना मुंह खोल के सांस ले और जल्दी जल्दी सारे माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन पहुंचाओ, फटाफट करो। तो उस केस में ट्रेकिया ने जोर जोर से ब्रीदिंग करनी थी और ट्रेकिया को थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे एक्सपैंड होना था। तो सी शेप को एक्सपैंड होने के लिए कितना ईजी है, लेकिन अगर ये गोल होता, आप जोर से सांस लेते तो पट जाना था ऐसे, समझ गए आप। तो ये राउंड नहीं होता, ये सी इसलिए होता है ताकि इसकी एक्सपेंशन हो सके जब आप दौड़ कर आए हो, जब आप डरे हुए हो, घबराए हुए हो। जब आप डर जाते हो ना तब भी आपकी सांसें तेज हो जाती है, ठीक है। और जब आप टेंशन में हो तब भी, खुश हो तब भी, डिप्रेशन में हो तब भी, गुस्सा चढ़ा हुआ है तब तो पक्का ही सांसें तेज, क्योंकि ये सारे बॉडी के इमरजेंसी हैं। आपको गुस्सा चढ़ गया, आपकी बॉडी में इमरजेंसी, टू 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 टू, इमरजेंसी इमरजेंसी इमरजेंसी, गुस्सा चढ़ गया, जल्दी करो, हार्ट बीट तेज करो, सांसें फास्ट करो, इसके लिए एंजाइम्स को रुको, पेट को 2 मिनट रुको, अभी हमको नॉर्मलाइज कर दे, एड्रेनालिन का रश फटाफट आपको नॉर्मल करने। अगर ये सारे बॉडी उस वक्त भगदड़ नहीं मचाएंगे तो आपको जैसे ही गुस्सा चढ़ा सबसे पहले आप ही मरोगे, समझ आ गई। तो बॉडी के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। आपको कितनी प्रॉब्लम होती है, प्यूपिल्स डायलेशन, ब्लड वेसल्स डायलेशन, गुस्सा, मुंह लाल, और फिर जितनी आपको वोकैबुलरी आती है वो सारी भाषा में सामने वाले को गुस्सा चढ़ाने के लिए बाहर आ जाती है आपकी डिक्शनरी, जो जो आपको गालियां आती है सब बाहर। ये सब गुस्से का रिएक्शन है, और शांति से कुछ नहीं हुआ, जाने दबा हो। गुस्सा हमेशा दूसरे का नुकसान। आज ना मुझे जज साहब आपको देख के एक चीज याद आ गई, हाँ मुझे बड़ा जरूरी पूछना था। परसों रात को किसी बच्चे ने, अब देखो मेरे जो पेजेस हैं ओपन पेजेस है हरप्रीत कौर के, तो वो उसमें ना यूजुअली जो बच्चे रात को पढ़ते हैं वो मैसेज कर देते हैं कि हाँ जी हेलो मैम, आर यू अवेक, मुझे कुछ डाउट पूछना है। तो यूपीएससी वालों के लिए आज बेटा कॉल करो, आप पूछो मुझसे क्या पूछना है। जिन दिनों उनके पेपर थे तो मुझे लगा अभी रिसेंटली अभी नए बच्चे आए हैं, मुझे लगा किसी ने रात को 11 साढ़े 11 बजे मैसेज आया। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे हेलो मैम करता रहा, मुझे पता ही नहीं था
कि वो अभी अभी बनाई हुई आईडी है, 0 फॉलोअर, 0 पोस्ट, 0 सब कुछ, 0 तो मैंने देखा ही नहीं। मुझे लगा कोई स्टूडेंट, हाँ जी बेटा बोलो। मैं रात को आधी नींद में, मैं कहा मुझे नींद बहुत आ रही है, मैम आप मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैं कहा मैं तो अभी आई हूँ, हो कौन आप ये तो बताओ, मैं तो अभी क्लास लगा के आई हूँ, बताओ बताओ कौन हो? तो वो इधर उधर की बातें करने लग गया और मैं समझ गई कि कोई परेशान कर रहा है। क्या करना था मैंने? ब्लॉक। उसे मैंने उठा के ब्लॉक किया। और कल जो मैंने पूरा दिन स्ट्रेस में यहाँ से क्लास लगाकर मैं काफी देर तक यहाँ गाड़ी साइड में खड़े करके ऐसे सिर मेरा फटने लग गया, उस पर्सन ने मेरे दोनों नंबर्स पर, बिजनेस पे भी और उस पे भी, इतने सारे मैसेजेस डाले, हाउ डेयर यू ब्लॉक में, ये वो फालतू 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 शुरू हो गया। और मुझे पता लग गया, मैं एक्चुअली कंप्लेंट कर दी और पुलिस वालों ने ये इस चीज का पता लगाया कि ये किसी और सिम को, चोरी सिम है और ये कोई टीचर है और टीचर की एज है 73। इतना दिल टूटा मेरा। मैंने, आप बिलीव करोगे, इतना बुढ़ा आदमी, अरे भाई, तो आप, इतना इरिटेशन हुई मुझे, मैं कल इतनी परेशानी में निकाला है कि ये कौन है और इस तरह, हाउ डू यू हैव दैट लिबर्टी टू, तुम मुझे क्यों, मैं जिसको मर्जी ब्लॉक करूं, मेरी मर्जी, मेरा राइट है। तो कल का पूरा दिन बड़ी परेशानी में गया। आज सुबह उठ के फिर रिलैक्स होके अपना कि चलो आज पहले सिविल सर्विसेज वालों को पढ़ाना है, फिर मेडिकल का बैच है, फिर तो आज अपना फ्रेश माइंड। लेकिन येस्टरडे आई वाज सो फुल ऑफ कंट्रोल। उस पर्सन ने इतना कुछ लिखा विच वाज इनफ टू ट्रिगर मी, और मैं उसके हर एक चीज पर सिर्फ एक मैसेज कर रही हूं, काम डाउन, काम डाउन सर, काम डाउन सर, काम डाउन सर, कुछ भी नहीं बोल रही हूं उसे। और इसका रीजन ये था कि आई वॉज वेटिंग फॉर हिज SMS मैसेजेस, बिकॉज ही वॉज नॉट गिविंग मी मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप, वो जा रहा था SMS पे। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे मेटा AI की परमिशन लेनी पड़ती है उनको ट्रेस करने के लिए। लेकिन अगर किसी ने आपको मैसेज बॉक्स पे, SMS पे मैसेज कर दिया है, और ये कानून को जानकारी है काफी, तो उसमें वो पर्सन बुरी तरह से अपना कब्र खोद देता है, तो वो फंस जाता है अगर SMS के थ्रू मैसेज आए। ठीक है, इसमें मेटा AI की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती है, वो डायरेक्टली पुलिस वाले उनको पकड़ लेते हैं, ट्रेस कर लेते हैं। और उस पर्सन ने 83 मैसेजेस करे होंगे, एक भी काम का नहीं था उसमें। 83 मैसेज में मैंने अपना पूरा गुस्सा, माय हस्बैंड वाज सो सरप्राइज कि तुमको गुस्सा, मैंने कहा मैंने उस नंबर पे कॉल भी करी 5-7, बट वो उठा नहीं रहा है, तो उसे पकड़ने के लिए कि भाई तू कौन है, बट ही वाज नॉट पिकिंग एंड ही वाज ओनली मैसेजिंग मी वेरी बैडली। और मैं, मतलब मैं बता रही हूँ कि मैंने कल गुस्सा किस तरह कंट्रोल किया। जब आप ऐसे मौके पर अपने एड्रेनालिन को, अपनी ब्रीदिंग रेट को, लंबी सांसें लेके ठीक कर लेते हो, तो याद रखना गुस्सा जब भी चढ़े और आप चुप रह गए तो नुकसान सामने वाले का तय है। लेकिन पंगा ये कि ये मैं किसको समझा रही हूँ, ये जिन लोगों के अभी अभी टेस्टोस्टेरोन जवानी में आए हैं, ऐसे वैसे बोल रहा है मुझे। एक टाइम था क्लास में बच्चे बैठे होते थे और हम बच्चों को बोलते थे हाउ वाई आर यू टॉकिंग, गेट आउट ऑफ द क्लास, तो बच्चा सॉरी मांग रहा था, जवान लड़के आपके जैसे, ठीक है, 9th-10th वाले, +1 +2 वाले, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर वाले आपके जैसे। और आपको याद होगा, आप में से कईयों ने ये चीज 10th में +1 में करी होगी कि अब अगर आप किसी स्टूडेंट को बोलो वाई यू टॉकिंग, गेट आउट, तो लड़का अब जैसे अपने टीनेज में आता है, जवानी में, तो वो टीचर के साथ भिड़ जाता है, मैंने क्या किया है, ये बोल रहा है, ऐसे शुरू हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है यार मैं टीचर भी हूँ कि नहीं, कैसे बात कर रहा है, तो जा रहा हूँ, ऐसे करते हुए निकल। सर, इसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन रश। इनको पता ही नहीं है क्या कर रहा है, उसको लग रहा है वो कल ही दुनिया में जवान हुआ और तो कोई हुआ ही नहीं। तो ये जो चीजें है ना, ये चीजें आपको अग्रेसिव करती हैं, तो अग्रेसिव नहीं होना। तो आप लोग तो वैसे आगे निकल ही गए हो, तो आप लोग तो इस चीज को समझ गए हो कि भाई कोई गुस्सा नहीं होना है, शांत रहो, शांत रहो, ठीक है। और याद रखना, ब्रीदिंग रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर एंगर। और डर, डर याद है, पर्ची बनाई थी और पकड़े जाने का डर, या आपको आपके घर वालों ने कहीं ऐसे जगह पे देख लिया जहां उन्होंने नहीं देखना चाहिए था, ऐसा डर, और उन्होंने कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं बेटा, घर आओ, शाम को मिलते, बैठो यहीं पे अभी। तो ये जो चीजें है, ये फियर आपके ब्रीदिंग रेट को बढ़ाता है। अभी आप लोग खुश हो रहे हो, हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, ये भी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि बॉडी में ये पर्सन खुश हो रहा है, सेल्स को जल्दी जल्दी का ऑक्सीजन ज्यादा यूज हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें आपके ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द मोर बेटर यू फील, द मोर इंक्रीजेस योर ब्रीदिंग रेट। अब ये सी शेप रिंग्स किसके बने हुए हैं? ये सी शेप रिंग्स बने हैं कार्टिलेज के, कार्टिलेज, तो इसे कहते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स। इनका रोल क्या है भाई? इनका रोल है
इट प्रिवेंट्स, इट प्रिवेंट्स। बेटा आप लोग में से कोई ऐसा भी बच्चा बैठा है, मैं सॉरी मैं कल पूछना भूल गई, कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी है यहाँ पे? हिंदी मीडियम बच्चा, लास्ट ईयर काफी बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी थे जिनको दिक्कत आ रही है साइंस हिंदी में। आपने हिंदी में पढ़ा 10th, आपको दिक्कत आ रही है? ये कुछ टर्म्स हैं, वैसे तो मैं हिंदी में ही पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये जो टर्म्स हैं, हो सकता है आपके इसमें ट्रैकिया को क्या बोलते हो? हवा नली, देखा मुझे? और इसोफेगस को खाना नली, खाना नली, मैं इतना करेक्ट कैसे हो सकती हूँ? अच्छा, और पेट को और लीवर को? आप हिंदी में पढ़ चुके हो, क्या बात कर रहे हो? लीवर को क्या बोलते हैं? गुर्दा? तो किडनी नहीं होता? आप हिंदी में हो ना पक्का? आपको समझ आ रहा है? अरे कुछ बोलते हैं अभी इधर, यहाँ बोलेगा कोई। अच्छा यहाँ हिंदी वाले बैठे हैं, अरे बताओ फटाफट लीवर को क्या बोलते हैं? चंपा, कौशिक, रेणु, कौशल, बताओ सारे। जिगर, यकृत, यस। किसने फोन खोला? आ गया? हाँ जी हाँ जी, यही कहते हैं, यस। जिगर थोड़ी बोलते हैं। तो फिर उस गाने में क्या मतलब, दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं, मतलब लीवर भी दे दूं? कैसे कैसे गाने हैं? जिगर नहीं बोलते, यकृत बोलते हैं उसको। बेटा आपको समझ आ रहा है? आपको थोड़ा सा मेहनत अपनी तरफ से ज्यादा करनी पड़ेगी, जितनी मुझे आती है हिंदी उतनी तो मैंने टेप देनी है, ठीक है जी? तो इट प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग, इट प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया व्हेन एयर प्रेशर इज लेस। अच्छा मैं खड़ी हूं यहां पर, तो ऑब्वियसली मेरी ब्रीदिंग रेट आपसे ज्यादा है, मैं आराम से तो बैठी नहीं, मैं तो खड़ी हूं, मैं चल भी रही हूं, तो खड़े रहने के लिए ताकत ज्यादा चाहिए, तो मेरी ब्रीदिंग रेट आपसे ज्यादा है, मेरे माइटोकॉन्ड्रिया आपसे ज्यादा काम कर रहे हैं, फिर मैं बोल भी रही हूं, तो इसका मतलब मेरी ब्रीदिंग रेट फिर आपसे ज्यादा है। पर मिनट जो आपकी ब्रीदिंग रेट है, क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे हो, मेरा क्वाइट ब्रीदिंग, क्वाइट का मतलब ये नहीं कि आवाज नहीं आ रही, क्वाइट ब्रीदिंग का मतलब है सांस लेने में जोर नहीं लग रहा है। अब मुझे सांस लेने में क्यों जोर लग रहा है? क्योंकि मैं बात करने के टाइम पर, जोर से पढ़ाने के टाइम पर सांस बाहर को आ रही है, तो यहां पर साउंड प्रोडक्शन के लिए एयर इज कमिंग आउट, तो द एयर विच हैज टू गो इनसाइड फॉर माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस एटीपी विल बी लेस, तो आई विल हैव टू वेट इन बिटवीन so that the oxygen is also supplied to the various cells. But आप लोग बैठे हो, इसे क्वाइट ब्रीदिंग, जब आप भागोगे, दौड़ोगे, बातें करोगे, टेंशन लोगे, कुछ भी, तो उस केस में, लेकिन आपका ये जो ब्रेन चल रहा है ना इस वक्त, इसके लिए भी एनर्जी जा रही है, लेकिन वो उतनी नहीं है जितनी दौड़ने भागने के लिए जाना होता है। तो अगर आप बहुत देर से बैठे बैठे, यूजुअली कहते हैं ना जब ये नए नए फोन आए थे, बेटा क्या कर रहे हो? मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। क्या बात है, तुम प्लेयर हो? नहीं मैं फोन पे फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो वो वाला हाल है। तो ये यहाँ पर खेलने पर यहाँ की एनर्जी, और जब आप प्रत्यक्ष खेल रहे हो मतलब डायरेक्टली और इनटू द ग्राउंड, तो इस केस में आपकी मस्कुलर एनर्जी भी यूज होती है। माइटोकॉन्ड्रिया वो लोकेशन है, कल बता चुकी हूँ, इसके बाद कभी नहीं बताऊंगी और कभी भी पूछ लूंगी कि माइटोकॉन्ड्रिया वो लोकेशन है, वो कमरा है छोटा वाला जो आपके सेल की कोठी के अंदर मौजूद है, और ये वही जगह है जहां पर ऑक्सीजन ने दौड़कर पहुंचना है, और खाने को ग्लूकोज बनाकर यहीं पहुंचाया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया ने ऑक्सीजन को कैंची बनाकर ग्लूकोज को तोड़ा था, और किन दो चीजों में तोड़ा था बता सकते हो? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एटीपी में। और एटीपी का फुल फॉर्म भी आपको आना चाहिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो आज रेस्पिरेशन में हम लोग यूज करेंगे। तो सी शेप रिंग समझ में आ गया। कार्टिलेज आगे जाके बाइफरकेट कर जाता है। बाइफरकेट मींस एक के दो रास्ते हो गए। बाइफरकेट, तो बाइफरकेट करके ये देखो जी, ये जो आपका ट्रेकिया ये बाइफरकेट हो गया, ये इस तरह का ट्रेकिया था, और ये रहा आपके लंग्स। ये जो लंग आपको नजर आ रहा है, ये किस तरह से, देखो जो आपका राइट लंग है, राइट वाला, ये कैसा है? इसमें 3 लोब्स हैं, 3 गोले जैसे बने हुए हैं, लेकिन जो आपका लेफ्ट लंग है उसमें सिर्फ 2 ही गोले हैं, ठीक है? ये देखो। हाँ जी जज साहब, क्या लगता है लेफ्ट लंग छोटा क्यों? वेरी गुड। इस साइड हार्ट मौजूद है, और हार्ट को लेफ्ट में, सेंट्रल लेफ्ट में है वो, तो लंग्स क्या कर रहा है, वो पीछे को थोड़ा पिचका पड़ा है, और ये थोड़ा छोटा है, ये 3 लोब्स में है, इसलिए इसे कहते हैं 3 लोब्स वाला, ट्राइलोब्ड। और ये जो है इसे कहते हैं 2 लोब्स वाला, बाइलोब्ड, 2 लोब्स वाला।
और ये जो थोड़ी सी जगह, ये देखो, ये जो जगह है इसे कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। ये वो जगह जहां पर हार्ट ने अपने आप को प्लेस करना है, पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है जी। आप में से, यार तुम लोग रिवाइज रूज कर रहे हो, आप में से कितने बच्चों को याद है कि मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ऐसा वर्ड बताया था जो सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट का नहीं है, लेकिन वो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट था? कार्डियक स्फिंक्टर। वेरी गुड, कार्डियक स्फिंक्टर। ये स्टमक का स्फिंक्टर है, दिल का नहीं। ठीक है, लेकिन वो कार्डियक सुन के आप ये मत समझना कि वो हार्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है जी। आपको मालूम है, वैसे तो चलो आगे जाके बताना था, टेस्टिस का जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है टेस्टिस की, स्क्रोटम की नहीं, वो तो स्किनी बैग हो गया। टेस्टिस के सबसे ऊपर वाली लेयर को ट्यूनिका वैजिनालिस बोलते हैं। सुनने पर लग रहा है कि फीमेल का पार्ट होगा, लेकिन वो मेल का है। ऐसे ही फीमेल में भी कई ऐसे पार्ट्स हैं जो मेल के लगते हैं, लेकिन वो नेम में फेमिनाइन है। तो ऐसे कई सारे, साइंस में आपको, बायो में ऐसे कई सारे वर्ड्स मिलेंगे जो ऐसा लगेगा कि फीमेल का पार्ट है या वो हार्ट का पार्ट था। ठीक है, तो ट्राइलोब्ड इज 3 लोब्स, डोले, 3 डोले टाइप, और यहां 2। ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये 2, इसे कहते हैं, ये 2 ब्रांच हो गए, इसे कहते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस, 2 ब्रोंकस हो गए। ट्रेकिया बाइफरकेट्स इनटू 2 ब्रोंकस। ठीक है, ब्रोंकस आगे जाके और इस तरह की पेड़ की टहनियों की तरह डिवाइड हो जाता है। ये देखो, ये हो गया डिवाइड। ठीक है, इन बारीक ट्यूब्स को ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। और हर एक ब्रोंकियोल आगे जाके पॉपकॉर्न जैसे एक स्ट्रक्चर पे जाके खत्म हो जाता है, और इस पॉपकॉर्न जैसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एल्वियोलाई। अकेले को एल्वियोलस, बहुत सारे हैं एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई हवा से भरते हैं, तब आपके लंग्स जो है वो इन्फ्लेट करते हैं। ठीक है, तब वो इन्फ्लेट करते हैं, डिफ्लेट, इन्फ्लेट, डिफ्लेट। ठीक है जी। तो ये एल्वियोलाई हवा से भर जाते हैं। समझ आ गई सभी को? कोई सवाल है? यहां तक कुछ है? पेरिकार्डियल कैविटी, यहाँ हार्ट है। हाँ जी, वो अभी बताना है मैंने, वो मैंने, अब मेरा एक अगला स्टेप था, बस अभी आ गई उस पर, इसलिए मैं रुक गई यहाँ पे। मैंने कहा पूछ लूं, किसी ने कुछ पूछना है यहाँ पे? एल्वियोलाई क्लियर? ये देखो, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, ये करेक्ट ऑर्डर है। ट्रेकिया, फिर 2 ब्रोंकस, ब्रोंकस के आगे और पतली ट्यूब्स ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स आगे जाके खत्म होते हैं एल्वियोलाई पे। ठीक है जी। अब ये ऊपर वाला जो एरिया है, ह्यूमन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, चेस्ट या थोरैक्स, एब्डोमेन। टेल तो हमारा होता नहीं। ये हिस्सा आ गया आपका हेड वाला पार्ट, ये आ गया आपका नेक, नेक आ गया। यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है इसे हम कहते हैं थोरैक्स। थोरैक्स में आपका लंग्स और हार्ट मौजूद है, और इस थोरैक्स वाले इस हिस्से के बाद, ये जो इस हिस्से के बाद निचला हिस्सा है, इसे कहते हैं एब्डोमेन। इसको आप लोग एब भी बोलते हो। एब्डोमेन के आगे 2 हिस्से, अपर एब्डोमेन जिसमें पेट और लिवर आता है, लोअर एब्डोमेन जिसमें किडनी और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं। ठीक है जी। तो ह्यूमन बीइंग किस तरह डिवाइडेड है? हेड, नेक, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। थोरैक्स का मतलब चेस्ट, तो इसका मतलब ये कि लंग्स किसमें है? थोरैक्स में। थोरैक्स वो रिब केज, रिब केज के अंदर, पसलियों के अंदर ये लंग्स मौजूद है। ठीक है जी। अब थोरैक्स को, मतलब चेस्ट कैविटी को, और एब्डोमेन वाली कैविटी के बीच में एक इस तरह की स्केल जैसी पट्टी लगी होती है, ऐसी, कुछ ऐसी, ये नीले से शो कर रही हूं, कुछ ऐसी, ये स्केल जैसी ऐसी। इस पट्टी को हम कहते हैं डायाफ्राम, डायाफ्राम। ठीक है जी। ये डायाफ्राम आपके चेस्ट कैविटी को और अब्डोमिनल कैविटी के बीच में एक स्केल की तरह, पट्टी की तरह। ठीक है, और ये होता कैसा है? स्केल है किसी के पास? स्केल तो नहीं है इनका, ना कुछ तोड़ दूं मैं? हाँ, दिखाना दिखाना, एक मिनट दिखाना, इस पर समझाना पड़ेगा। अच्छा, टूट गया तो मैं आपको नया ले दूंगी। यूजुअली पढ़ाते पढ़ाते मेरे हाथ से टूट जाता है कई बार ये स्केल। ये देखो, थैंक यू। अब जैसे ये स्केल है ना, ये डायफ्राम है, और इसकी शेप देखना ऐसी होती है। ऑनलाइन वालों को दिख रहा है?
ये इसकी शेप ऐसी होती है, देखो डोम शेप, इसे कहते हैं डोम शेप। इससे पता चलता है कि लंग्स खाली है। जैसे ही आपने सांस भरी ये दब गया, जैसे ही आपने सांस छोड़ी ये फिर ऊपर को हो गया। ठीक है, जैसे ये दबता है, इसका रीजन, आपने सांस भरी, इनहेल किया, लंग्स भर गए। जैसे ही लंग्स भर गए तो डायफ्राम का जो डोम शेप होता है वो ऊपर से प्रेशर पड़ने की वजह से डायफ्राम हो जाता है सीधा। जैसे ही डायफ्राम सीधा होता है वो पेट को थोड़ा सा ऐसे धकेलता, थोड़ा आगे हो जाता है, लंग्स भर गए, आगे हो थोड़ा, तो पेट हल्का सा ऐसे बाहर को आ जाता है। ठीक है जी, जैसे ही आपके लंग्स फिर से ऊपर को डिफ्लेट हो जाते हैं, ये डायफ्राम दोबारा से सीधा हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, सॉरी डोम शेप हो जाता है, और पेट पीछे की तरफ आ जाता है। तो ये आपकी ब्रीदिंग मूवमेंट है, और यही इस डायफ्राम का रोल है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? रिलेटेड है इससे, मैं बताती हूँ। अभी वो क्वेश्चन पूछना था आपसे, पूछ लो। कितने अनविलिंग सा आंसर दिए, पूछ लो मैम। सबको तंग कर रहे हो तो मुझे क्यों छोड़ोगे? आप याद देखो, ये होल देख रहे हो यहाँ पे, आप मुझे बता सकते हो क्यों है? बीच में नहीं बोलना है, मुझे पता है आप लोगों को आता है, वेरी गुड। बताओ, बीच में कोई नहीं बताना, लड़की को एंट्री देना, आ जाते हैं मदद करने। हाँ जी, आइडिया लगाओ कुछ। ताने आपको पता है? पाइप, प्लम्बर है यहाँ पे कोई? पाइप कहां से आ गई? ईसोफेगस बोलो। हाँ जी, यहां से एक ऐसा ट्यूब है जो नीचे जा रहा है, कहां, कौन सा है वो? फूड पाइप, ईसोफेगस। ठीक है, ताने करेक्ट आंसर आपका, गुड। ठीक है जी, क्या बोलते हैं उसे? ईसोफेगस। तो ये ईसोफेगस जो है वो, ये देखो यहां से ऐसे नीचे को जा रहा है, और यहां नीचे पेट के साथ है। ये देखो, सोच के देखो, ये ईसोफेगस फूड पाइप यहां जगह बना रखी है, देखो भगवान ने, ये पाइप इसके बीच में से जाएगी, मतलब कि ईसोफेगस, मैं भी पाइप बोल रहा हूं, ईसोफेगस इसके बीच में से जाएगी। और अगर ये बीच में से ना जाता तो कहां से जाता? पीछे से। तो पीछे से निकल जाओ, तो कोई रोटी खा रहा है, आपने उसकी बुर्की पकड़ ली, है भाई अब नहीं खाएगा तू, है कि? बीच में से जाना जरूरी है। क्लियर है ये? हाँ जी, कुछ पूछना है? डायफ्राम भी क्लियर हुआ? ये दे देती हूँ आपको। हाँ जी, तो डायफ्राम वाली बात भी क्लियर हो गई, ये इसके बीच में कैविटी भी क्लियर हो गई। हिकअप्स क्या होता है? जब आप लोग, हिचकी आती है ना आपको, तो बहुत आप खुश होते हो। हाँ, तुम्हारी लाइफ में कोई हो ना हो यही सोच के खुश होता है, कोई हमें याद कर रहा है, याद फिटे मुंह का सिर कर रहा है तुम्हें। तुम लोगों की जो बॉडी है ना वो रिस्पॉन्स कर ऐसे, तुम मुझे याद कर रहे हो, मुझे हिचकी आ रही है। नहीं, मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो किसी और को याद कर। अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें इतना याद करती हूँ, तुम तो सारा दिन हिचकियां मार मार सदाई हो जाते हो। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसका कोई लेना देना आपकी याद वाद से नहीं है। ये हिचकी आ जानी, छींके आ जानी है, ये सब बॉडी के असर है। नाक के अंदर डिस्टरबेंस हुई तो नेजल, इसमें ये जो यहाँ पे म्यूकस है उसमें गुदगुदी होती है, जैसे कोई कुछ धूल मिट्टी मिर्च मसाले कुछ भी। ठीक है, अब काम वाली झाड़ू मारी, आप छींके मार रहे हो तो काम वाली याद कर रही है आपको। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोज के अंदर जैसे डिस्टरबेंस आएगी तो ब्रेन को मैसेज मिलता है कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, ब्रेन कहता है रुक जाओ। ब्रेन मेडुला ऑब्लोंगेटा को इन्फॉर्मेशन देता है, एक्सक्यूज मी वहां पे कोई दिक्कत आ रही है नोज के अंदर, तो एक जोरदार आपने हवा का प्रेशर क्रिएट करना है जिससे इसके नाक में जो फंस रहा है वो बाहर आ जाए। इसे हम स्नीज बोलते हैं। तो ये जो आपको इतनी जोर से छींक आती है ना, ये बॉडी का एक तरीका होता है कि कुछ अंदर फालतू आ रहा है, उसको हम एयर प्रेशर से अभी बाहर भगाएंगे। ठीक है, अब आ गई हिचकी। जब आप खाने को बहुत तेज तेज खाते हो बिना चबाए, बहुत तेज तेज जल्दी जल्दी में, तो आपको हिकअप्स लग जाती है या खाना डिजेस्ट हो रहा है। छोटा बच्चा जब हिकअप्स लेता है तो मदर उसकी नजर उतारती है, आपकी भी नजर उतारी होगी मम्मी ने, क्या है मेरा बच्चा हिचकियां आ रही है इसको। हिकअप्स आपकी बॉडी का ये निशानी है कि बॉडी में सब बढ़िया चल रहा है। अगर आपको हिचकी आ रही है तो बॉडी में सब बढ़िया चल रहा है। ये क्यों आ रही है? ये जब फूड की डाइजेशन होनी होती है और आपने या तो बहुत ज्यादा खा लिया है या ठीक से खाने को चबाया नहीं, तो ऐसे केस में हिकअप्स में एक्स्ट्रा एडिशनल एयर आपकी बॉडी में एंटर करता है, क्योंकि बॉडी को थोड़ा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत है, उसे हिकअप बोलते हैं। इसका आपकी याद वाद से कोई लेना देना नहीं है। गहरी सांसें, हिचकी, छींके, एक चीज रह गई वो नहीं आप इसके साथ लगाते, कहीं और से भी तो हवा छोड़ते हो तुम, वो तो तुम कभी नहीं कहते। आज इतने फार्ट आए, तुमने बहुत याद किया मुझे। अब आप मेरी बात जरा ध्यान सुनो,
आपको प्रॉपर पूरे दिन में 16 टाइम्स फार्ट आ रहा है तो आपकी बॉडी हैप्पी है। ये 16 फार्ट्स हमेशा ऑडिबल नहीं होने चाहिए, वरना आपके आसपास जो वो हैप्पी नहीं है फिर। और अगर 16 से 14 हो गए तो भी बॉडी में प्रॉब्लम है, और अगर 16 से ज्यादा हो गए फिर बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। ठीक है, तो 16 टाइम्स आपकी बॉडी पूरे दिन में आपको पता भी नहीं चलता और थोड़ा थोड़ा गैस छोड़ती रहती है। ये इस बात का सबूत है कि गड्डी चल रही है, समझे? अब आप गाड़ियों में आते हुए ये एग्जॉस्ट नहीं निकलता इनका, इससे पता चलता है अंदर फ्यूल चालू है, गड्डी वधिया चल रही है। तो ये गड्डी वधिया चलने की निशानी, बायोलॉजी पढ़ा रही हो तो इसमें आपको ऐसे एम्बेरस नहीं होना है। आगे ऐसे ऐसे चैप्टर आने आप पता नहीं घूंघट ओढ़ के पढ़ोगे मेरे पास। मैम को तो शर्म शुरू में है नहीं, हमें तो है। जो पढ़ चुके हैं उन्हें पता है, वो शायद इसलिए सेकंड टाइम बैठे हैं। और कुछ कह रहे हैं कि यार जब मैम रिप्रोडक्शन करवाएंगे ना बुला लेना, अभी मैं लाइब्रेरी में बैठ। ठीक है, चलो पक्का होंगे ऐसे भी। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, और रिलेटेड है चैप्टर के साथ। ऑनलाइन वाले कुछ नहीं पूछ रहे। स्फिंक्टर का रोल है पालकी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, स्फिंक्टर का भी रोल होता है कार्डियक स्फिंक्टर का ड्यूरिंग हिकअप्स। जो बर्प है जिसे आप बेल्च भी बोलते हो या डकार भी बोलते हो। अब देखो, आप खाना खाते हो, आपने एक पीस मुंह में डाला गया, तो वो जो खाना आपने खाया उसके साथ थोड़ी सी हवा आप निकल गए, फिर अगला पीस खाया, फिर अगला खाया, तो करते करते आपके पेट में काफी सारी हवा घुस गई। अब आप क्या करते हो? पीते हो पानी या लस्सी, फिर आवाज निकलती है जोरदार। वो जो आपने आवाज निकाली, जैसे ही आपने उसमें पानी डाला तो हवा के सारे बबल्स इकट्ठे होकर एक साथ बाहर आए, उसे बर्प। समझ गए? पानी पीने के बाद ही क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने अंदर लिक्विड डाला तो हवा क्या करेगी? लिक्विड को धकेल कर गैस विल राइज अपवर्ड, लिक्विड विल सेटल डाउन। गैस विल ऑलवेज, द बबल्स विल ऑलवेज राइज अपवर्ड, वो ऊपर को जाते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल। तो क्या होगा? वो सारे एयर बबल्स एक साथ हो जाएंगे और बर्प बन के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये बर्प कई बार बहुत ही हल्की होती है, ठीक है, आती जरूर है, ठीक है ना, हल्की सी। और कईयों की तो इतनी ऊंची होती है कि पड़ोसियों को पता चलता है इन्होंने रोटी खा ली है। ठीक है, और कभी भी अगर इतनी जोरदार हो तो आपने सिर्फ एक वर्ड, दो वर्ड्स बोलने हैं, एक्सक्यूज मी। सॉरी नहीं बोलना है, आपने कोई गलती थोड़ी करी है। ठीक है, और ये बर्प में भी और फार्ट में भी, दोनों केस में आपने एक्सक्यूज मी बोलना। ये नहीं कि साथ वाला भी हा हा कर रहा है और आपको एम्बेरसमेंट हो रही है। ठीक है, क्लियर है? ये बॉडी के प्रोसेसेस है, बायोलॉजी है ये। हाँ जी, दो क्वेश्चन आ गए। हाँ जी, हाँ जी, बर्प और फार्ट दोनों। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पेल्विक फ्लोर के मसल्स वीक हो जाते हैं, यहाँ के मसल्स वीक हो जाते हैं। कई बारी बहुत ज्यादा आते हैं बुजुर्गों में, उनका भी पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है वो वीक होते हैं। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो वो ना चलते फिरते ही फार्ट कर रहे हैं और उनको कुछ फील भी नहीं हो रहा, बुरा भी नहीं लग रहा आपको, बोला देखो दादी का हाल देखो, तो आप, वो कुछ नहीं है, वो उनकी प्रॉब्लम है, आपको बुरा नहीं मानना है। उनके पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो रहे हैं तो वो उनसे कंट्रोल ही ना होता, मजबूरी है उनकी। बुजुर्ग हो रहे, आप भी हो गए एक दिन। ठीक है ना, ये कि यार इसकी दादी रहा, इनके पास बैठना बड़ा मुश्किल है, ये ऐसे ऐसे आप उनका मजाक मत उड़ाओ, वो उनकी मजबूरी है भाई, तो होता है ये, इससे फर्क पड़ता है एज से। हाँ जी, एक्स्ट्रा एयर चाहिए। तो जब आप हिचकी लेते हो ना तो एक एयर का जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है डायरेक्टली, नॉट यूजिंग द लंग्स। Obviously, because that is not for food. Hiccups is not responsible. Yes, only for food. जब आप बहुत ज्यादा तेज भागते हो, ठीक है, फिनिशिंग लाइन पे पहुंचे हो, आप एथलीट हो, दौड़कर आए हो, तो ऐसे केस में आपको डीप ब्रेथ्स लेने पड़ते हैं, मुंह खोलकर आप काफी देर तक सांस लेते हो और आपके एब्डोमेन के मसल्स में दर्द होने लग जाती है काफी। और ये तब होता है जब आप भागे हो और आपको भागने की आदत नहीं है। जैसे बस के पीछे भागे हो या किसी के पीछे भागे हो, तो आप अगर दौड़े हो और आपको दौड़ने की आदत नहीं है, तब आपका ये जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है ये इंक्रीज हो जाता है। समझ आई आपको? हिकअप्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फूड। ठीक है जी, दिस इज क्लियर? कुछ पूछना है अब तक? हाँ जी, यस। जितने भी आपके बॉडी में प्रोसेस, ये जब मैं ब्रेन कराऊंगी तब कराऊंगी, क्वेश्चन पूछे मैं आंसर दे देती हूँ। आप लोगों के बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे दिल की धड़कन, अभी रोक के दिखाओ। आपने खाना खाया,
डिजेशन रोक के दिखाओ। पैनक्रियाज को कहो कि पैनक्रियाटिक जूस ना रिलीज करे, लिवर को कहो बाइल ना रिलीज करे। सब कुछ चल रहा है बॉडी में, आप नहीं रोक सकते। हार्ट बीट, एंजाइम्स, ब्लड, सेल फॉर्मेशन, बोन मैरो फॉर्मेशन, आप अभी रोक के दिखाओ, नहीं रोक सकते। वो सारे प्रोसेसेस जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, वो सब मेडुला के कंट्रोल में है, वो वही करता है। स्नीजिंग है, सिक्रीशंस है, डाइजेशंस है, ठीक है। और जो आपके कंट्रोल में है वॉलंटरी, वो यूजुअली आपके मसल्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में होते हैं, ठीक है जी।